नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोपहर की चिलचिलाती धूप में ऑटो रिक्शा घर के गेट पर रुका। वंदना ने गुस्से में अपना पर्स कंधे पर टांगा और धड़धड़ाते हुए अंदर दाखिल हुई। घर के बरामदे में बैठी उसकी माँ सावित्री देवी चावल बीन रही थी। अचानक बेटी को इस तरह बेवक्त और तेवर में आया देख उनके हाथ ठिठक गए। वंदना ने न नमस्ते किया न कोई बात, सीधे अंदर वाले कमरे की तरफ बढ़ गई और सोफे पर अपना बैग पटक दिया। सावित्री देवी समझ गई कि जरूर ससुराल में कुछ तूफान मचा है। वंदना की शादी को अभी साल भर भी नहीं हुआ था। दामाद जी नीलेश बैंक में मैनेजर थे और स्वभाव के बेहद सुलझे हुए इंसान थे। सास ससुर भी पुराने ख्यालात के जरूर थे, लेकिन बुरे नहीं। फिर भी वंदना की शिकायतें कम होने का नाम ही नहीं लेती थी। कभी खाने को लेकर, कभी उठने बैठने के समय को लेकर, तो कभी रिश्तेदारों की आवाजाही को लेकर। सावित्री देवी ने चावल की थाली एक तरफ रखी और पानी का गिलास लेकर अंदर आई। वंदना का चेहरा लाल था और आंखों में आंसू भरे थे। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? नीलेश का फोन तो नहीं आया था कि तू आ रही है? सावित्री देवी ने नरमी से पूछा। वंदना फट पड़ी। माँ, अब मैं उस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। हद हो गई है। मुझे तो लगता है कि मैं कोई बहू नहीं बल्कि उस घर की कैदी हूँ। मेरी कोई मर्जी, कोई पसंद मायने ही नहीं रखती। अरे शांत हो जा, पहले पानी पी ले और बता तो सही कि बात क्या हुई है। सावित्री देवी ने उसे पानी थमाया। वंदना ने एक घूंट पानी पिया और भड़ास निकालनी शुरू की। माँ, आपको पता है अगले हफ्ते हमारे घर में सत्यनारायण की कथा है। मैंने नीलेश से कहा था कि हम केटरिंग वाले को बुला लेते हैं, फालतू की झंझट कौन पाले। लेकिन माँ जी अड़ गई। कहने लगी कि घर की पूजा है, भोग घर पर ही बनेगा और खाना भी हम सब मिलकर बनाएंगे। कहती हैं कि रिश्तेदारों के लिए बाहर का खाना ठीक नहीं लगता। बस आप ही बताओ, अब 20-25 लोगों का खाना घर पर बनाना क्या मजाक है? और जब मैंने मना किया तो पापा जी ने भी कह दिया कि बहू, माँ सही कह रही है, घर के हाथ के स्वाद की बात ही अलग है। मतलब मेरी सुविधा किसी को नहीं दिख रही। बस मैंने भी कह दिया कि मुझसे यह मजदूरी नहीं होगी और मैं यहाँ चली आई। सावित्री देवी ने चुपचाप वंदना की पूरी बात सुनी। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच थी। तभी रसोई से सावित्री देवी की बहू यानी वंदना की भाभी सुमन चाय और नाश्ता लेकर आई। सुमन के माथे पर पसीना था। शायद वह काफी देर से रसोई में खट रही थी, क्योंकि आज शाम को सावित्री देवी के घर भी कीर्तन था। सुमन ने मुस्कुराते हुए चाय वंदना के सामने रखी। दीदी चाय पीजिए। आप अचानक आई, मुझे पता होता तो मैं आपकी पसंद के पकोड़े भी बना लेती। अभी बस मठरी थी। वंदना ने चाय का कप उठाया और एक घूंट भरते ही मुंह बनाया। भाभी, चीनी कितनी कम है इसमें, और अदरक भी नहीं कूटा ठीक से। आपको पता है ना, मुझे कड़क चाय पसंद है। और ये मठरी, ये तो बाजार की लग रही है, घर पर नहीं बनाई आपने। सुमन थोड़ा झेप गई। दीदी, कीर्तन की तैयारी में लगी थी तो मठरी बनाने का समय नहीं मिला, हलवाई से मंगवा ली थी। वंदना ने चिढ़ते हुए कहा। यही तो दिक्कत है आजकल, घर का शुद्ध खाना खिलाने में सबको जोर आता है। माँ के हाथ की बनी मठरी का जो स्वाद था वो इस बाजारू मैदे में कहाँ। थोड़ा कष्ट कर लेती तो क्या हो जाता। आखिर ननद आई है घर पर। सुमन ने नजरें झुका ली और चुपचाप खाली ट्रे लेकर वापस रसोई में चली गई। सावित्री देवी अब तक खामोश थी, लेकिन अब उन्होंने अपना मौन तोड़ा। उन्होंने वंदना की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, वंदना एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानेगी? पूछो माँ, वंदना ने लापरवाही से कहा। तुझे अपनी भाभी की बाजार से मंगाई हुई मठरी में कमी नजर आई? तुझे लगा कि ननद आई है तो भाभी को मेहनत करके घर पर बनाना चाहिए था, चाहे वो सुबह से कीर्तन की तैयारी में क्यों न थकी हो। तुझे घर के स्वाद की अहमियत पता है ना? वंदना को समझ नहीं आया कि माँ क्या कहना चाह रही है। हाँ तो घर का खाना तो अच्छा होता ही है। तो फिर बेटा, सावित्री देवी की आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई, जब तेरी सास ने
जो उम्र में तुझसे बड़ी है। यही बात कही कि घर की पूजा में घर का खाना खाना होता है, तो तुझे वो मजदूरी और अत्याचार क्यों लगा? यहाँ तुझे सुमन का आराम करना अखर रहा है और वहाँ तुझे अपना काम करना अखर रहा है। वंदना के हाथ से चाय का कप लगभग छूटते छूटते बचा। वह अवाक होकर माँ को देखने लगी। सावित्री देवी ने आगे कहा, देख बेटा, दोहरा मापदंड नहीं चलता। तू यहाँ इस घर की बेटी है तो तुझे अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए और विशेष व्यवहार भी चाहिए। और वहाँ तू बहू है जो तुझे आराम चाहिए और आज़ादी चाहिए। जब सुमन ने शॉर्टकट लिया तो तूने उसे ताना मारा, लेकिन जब तेरी सास ने तुझे शॉर्टकट लेने से रोका तो तू घर छोड़कर भाग गई। सोच, अगर सुमन भी अपना बैग उठाए और यह कहकर अपनी माँ के घर चली जाए कि दीदी और मम्मी जी मुझसे बहुत काम करवाती है, तो तुझे कैसा लगेगा? कमरे में सन्नाटा छा गया। वंदना के पास कोई जवाब नहीं था। उसका अहंकार जो कुछ देर पहले 7वें आसमान पर था, अब धरातल पर आ गिरा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सावित्री देवी ने नर्म स्वर में समझाया, घर ईंट पत्थरों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। तेरी सास तुझे नौकरानी नहीं बनाना चाहती, वो तुझे उस घर का हिस्सा बनाना चाहती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो थकान तो होती है, लेकिन रिश्तों में जो मिठास आती है वो केटरिंग वाले के खाने में नहीं आती। तूने सुमन को देखा, वो सुबह से लगी है, लेकिन तेरे ताने सुनकर भी मुस्कुराकर चली गई, क्योंकि वो जानती है कि ये उसका परिवार है और तू एक छोटी सी बात पर अपना परिवार छोड़कर आ गई। वंदना की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये गुस्से के नहीं, शर्मिंदगी के थे। उसे याद आया कि कैसे नीलेश उसे रोक रहा था, कैसे सास ने कहा था कि बेटा, अगर तुझे दिक्कत है तो हम साथ मिलकर करेंगे, पर उसने किसी की नहीं सुनी। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, वंदना ने धीमे स्वर में कहा। मुझे लगा था कि मैं मॉडर्न हूँ और वो लोग पिछड़े हुए हैं, पर असल में मैं स्वार्थी हो गई थी। सावित्री देवी ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा। गलती इंसान से ही होती है, पर उसे सुधारना भी इंसान का ही काम है। अभी देर नहीं हुई है। नीलेश को फ़ोन कर और माफ़ी मांग, और सुन, शाम की बस पकड़कर वापस जा। कल से कथा की तैयारी शुरू करनी है ना? वंदना ने आंसू पोंछे और मुस्कुराई। नहीं माँ, बस से नहीं। नीलेश आ रहे होंगे। मैंने उन्हें गुस्से में बहुत कुछ सुना दिया था। मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ और मनाती हूँ। और हाँ, उसने रसोई की तरफ देखा। जाने से पहले मैं भाभी के साथ मिलकर कीर्तन के लिए पकौड़े तलवाऊंगी। बाजार की मठरी में से सच में काम नहीं चलेगा। सावित्री देवी मुस्कुरा उठी। उन्हें तसल्ली हुई कि उनकी बेटी को आज जीवन का एक अहम पाठ समझ में आ गया था कि अधिकार जताने से पहले जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, और जो सम्मान हम दूसरों को नहीं दे सकते, उसकी उम्मीद हम अपने लिए भी नहीं करनी चाहिए। शाम को जब नीलेश वंदना को लेने आया तो वंदना ने कोई शिकायत नहीं की। उसने चुपचाप अपना बैग उठाया, माँ और भाभी के पैर छुए और कार में बैठ गई। जाते जाते उसने सुमन से कहा, भाभी, अगली बार आऊँगी तो आपके हाथ के बने दही बड़े खाऊंगी, और हाँ, मदद मैं खुद करवाऊंगी। गाड़ी धूल उड़ाती हुई निकल गई और सावित्री देवी ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक घर को टूटने से बचा लिया था, सिर्फ एक आईना दिखाकर। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।